को लेकर हम यहाँ पर दानिश सलीम साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो वहाँ पर पहुँचे, क्या कुछ रहा रैली में उसके बारे में बात करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, गठबंधन को लेकर जो सवाल जवाब है वो करेंगे। दानिश साहब, आज जो रैली हुई क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? आज इतनी बड़ी रैली थी, उसके बारे में हम कुछ सवाल करेंगे। फिलहाल आप बताइए, आज पहुंचे तो क्या देखा आपने? देखिए, आज जो देखने में आया है, मुझे एक भारतवर्ष के इतिहास में एक बदलाव देखने को मिला। लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे थे, औरतें अपने बच्चों के साथ थी, छोटे छोटे बच्चे भी थे जो अपनी माओ के साथ आए थे। लोग ऑफिस जो कॉल सेंटर्स में काम करते हैं वो संडे की छुट्टी भी लेके आए थे बाकायदा, क्योंकि छुट्टी वहां नहीं होती। तो कहीं ना कहीं देश बदल रहा है। आज निरंकुश सत्ता के खिलाफ जो एक अहंकार भरी निरंकुश सत्ता चल रही है देश में, जो कांग्रेस पार्टी के सारे खाते सीज करती है, केजरीवाल साहब को जेल में डालती है, डिप्टी सीएम को जेल में डालती है, और ईडी और सीबीआई के दबाव में पूरे मुल्क के विपक्ष को खत्म करना चाहती है। आज इस निरंकुश तानाशाह के खिलाफ आम हिंदुस्तानी सड़कों पे था। रामलीला ग्राउंड से गरजे हमारे पूरे विपक्ष के नेता, और आज ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं माहौल बदल चुका है। आज विपक्ष एक साथ खड़ा है, लामबंद है पूरे हिंदुस्तान का विपक्ष, और उनके साथ आवाम भी है। कौन कौन लोग आए थे आज वहाँ पर? कौन कौन लोग? पूरा विपक्ष महाराष्ट्र से हमारे शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी थे, हमारे पूरा विपक्ष जो टोटल पूरे हिंदुस्तान का है वो वहाँ मौजूद था। अखिलेश यादव जी थे। तो कहीं ना कहीं हमारे कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी जी थी, राहुल गांधी जी थे, और सभी नेताओं ने एक ही बात कही कि हमें ये इलेक्शन जो है हार जीत का नहीं है, सियासी फायदे नुकसान का नहीं है, ये इलेक्शन देश को बचाने का इलेक्शन है। एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके की आप भीड़ बता रहे हैं वहाँ पर, कहा यह नहीं जा रहा है कि वो भीड़ जो है पैसों से बुलाई गई है, ऐसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पैसों से बुलाई हुई भीड़, अगर आप आगे, मैं वहाँ मौजूद था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, पैसों से बुलाई हुई भीड़ जो होती है वो झुग्गी झोपड़ी की भीड़ होती है जो आवाम बसों में आती है, मगर है तो वही भारतवर्ष के लोग, उनकी भी जिम्मेदारी है, वो आ रहे हैं। मगर आज जो आवाम थी, आज वो आवाम थी जो अपने घरों से निकल के आई थी। मिडिल क्लास जो हिंदुस्तान का है वो दिल्ली की सड़कों पे था। आज पंजाब से लेके उत्तर प्रदेश से लेके हर जगह के लोग थे, छोटे बड़े सभी विपक्षी पार्टियों के नेता मौजूद थे। और आज जो राहुल गांधी जी ने मंच से कहा है कि ये लड़ाई जो है आज इलेक्शन 2024 की, ये सियासी फायदे नुकसान की लड़ाई नहीं है, ये संविधान को बचाने और देश को बचाने की लड़ाई है। देखिए, वो संविधान जिसने इस हिंदुस्तान के गरीब आवाम को बचा के रखा, हमारे हकूक हमें दिलवाए, उस संविधान को अब ये खत्म कर देंगे। लगता है रामलीला मैदान में जिस तरीके की सभा इंडिया अलायंस की हुई है, इससे ये क्या लगता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, 2024 का चुनाव फेयर अगर चुनाव होता है, अगर प्लेइंग फील्ड लेवल हमें सही मिलता है। देखिए, अभी तो हमारे खाते बंद कर दिए, पैसा नहीं है हमारे पास, उधर केजरीवाल साहब जेल में है, तो कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के दुरुपयोग से, फाइनेंसिस से हमें तोड़ा जा रहा है, मगर आवाम हमारे साथ है। हो सकता है हम हवाई जहाजों से हमारे नेता दौरे ना कर पाए, हेलीकॉप्टरों से, मगर हम जनता के बीच स्कूटर मोटरसाइकिल से जनता के बीच रहेंगे। पैसा हमारे पास नहीं है, मगर जनता की हमदर्दी है, और सबसे बड़ी बात जो जनता तक हम संदेश पहुंचाना चाहते हैं वो ये है कि ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। जनता का एतमाद हासिल करने में क्या लगता है आपको इंडिया अलायंस सक्षम नजर आ रही है? देखिए, इंडिया अलायंस को जनता ने चुना है, आवाम बदजन हो चुकी है। देखिए, मोदी जी किसानों को दिल्ली में नहीं आने देते, जबकि वो हिंदुस्तान की आवाम है, दिल्ली आ सकते हैं। कि पहलवान बेटियां तड़प तड़प के पिट पिट के रोती रही, उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये वही लोग हैं, ये हमारी बेटियां जिनकी आबरू अस्मत तार हो रही है भाजपा के टाइम में। हमारे किसान भाई जो हमारे अन्नदाता है देश के, उन पे लाठियां बाजी जा रही है। तो यही लोग हैं जो आज इंडिया अलायंस के पीछे खड़े हैं। उन्हें एक उम्मीद है कि इंडिया अलायंस आएगी और हमारी बात सुनी जाएगी। आप कह रहे हैं कि जनता आपके साथ है, तो कैसे भी भाजपा तो कह रही है कि 400 के पार सीट है आपकी बार भाजपा के पास, जी पक्की बता रही है। देखिए, भाजपा तो 800 के पार भी जा सकती है। जितना धन दौलत उनके पास है वो तो पाकिस्तान के एमपी को भी जोड़ लेंगे, यहाँ पे खरीद लेंगे, ईडीसी पे भेज देंगे। ये बेकार की बातें हैं। 400 पार, 800 पार, 500 पार, 220 की फिगर टच करना मुश्किल है इस चुनाव में। 220 की फिगर कैसे कह सकते हैं आप? क्या है? मैं देखिए, ऐसा है जो आंकड़े बता रहे हैं, कहीं ना कहीं
आपको क्या लगता है कि जो 2024 में बता रहे, 2019 में बता रहे थे, 2014 में बता नामों को लेके इन्हीं के जो सतपाल मलिक जो इनके गवर्नर थे उन्होंने सीधे सीधे सवाल उठाए, मोदी जी कुछ नहीं बोले, खामोश रहे। आज आप ये बताइए जो हजारों नौजवान लखनऊ में लाठियां जिन पे भाजी गई, जो अपना रोजगार मांगने गए थे सरकार से, क्या वो इनको वोट देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। लाखों किसान जो पंजाब बॉर्डर पे लाठियां खा के गया है, क्या वो इनको वोट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। हमारी बेटियां, पहलवान बेटियां जिनके साथ नाइंसाफी हुई, रेप केस के बदमाशों ने, बीजेपी के एमपी जो गुंडे हैं, वांछित गुंडे, उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या वो बेटियों की आह नहीं लगेगी इनको? 2 बार तो कैसे जीत रही है भाजपा? देखिए, प्रोपोगंडा की राजनीति करते हैं, कभी पुलवामा ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं। भांडाफोड़ हो चुका है। इन्हीं के गवर्नर साहब ने पुलवामा का खुलासा किया कि मोदी जी को 2 दिन पहले बता दिया गया था, मगर मोदी जी ने उसका संज्ञान नहीं लिया। हलीम साहब, एक सवाल ये है कि 2024 का लोग, उनके लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि वो लोग जो आज डर के यहाँ से पार्टी छोड़ के भाग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने वोटरों के साथ धोखा कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने धोखा दिया अपनी आवाम को। वो वोट इसी बात में मांग के आए थे, भाजपा के खिलाफ मांग के आए थे ना। कुमार एक बड़ा नेता है और एक सुलझा हुआ नेता है, उन्हें पता है कैसे सत्ता जो है पलटना है। हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरों के साथ कोई सर फिरा चले। तो साहब, अगर जेल जाने से नहीं डरते, लाठियां खाने से नहीं डरते, तो आइए इंडिया गठबंधन में। हम तो अंग्रेजों से लड़े थे। अरे हमारे बड़े नहीं डरे तो हम क्यों डरेंगे इनसे? हम तो अंग्रेजों से भी लड़े थे, अंग्रेज तो उनसे ज्यादा जालिम थे, हम उनसे भी लड़े, इनसे भी लड़े, क्या बात है? दावा किया जा रहा है कि सबकी जमानतें जब्त होने वाली है इस बार भाजपा की। जी हाँ, हो रही है। अलायंस की। नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस की जमानतें अभी से कैसे जब्त हो जाएंगी? अगर आप कह रहे हैं 400 पार, तो भाई साहब रिन्यू कर लीजिए ना, फिर इलेक्शन करा क्यों रहे हैं आप? इंडिया इलेक्शन को रिन्यू कर लिए, फॉर्म बता दीजिए कि जी 5 साल के बाद 5 साल और एक्सटेंड कर रहे हैं हम। देखिए, आपको मती भ्रम में फैलाया जा रहा है, गोदी मीडिया इनके साथ है, एक ही नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 400 पार 220 सीटें नहीं पकड़ में आ रही इनके। कहीं ना कहीं आंतरिक कलह है। आज भाजपा के अपने नेता इनसे नाराज है। गुजरात मॉबी वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया चल रहा है भाजपा में, इसका नुकसान इनको उठाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। आज की जो रैली थी, आगे मैं पूछना चाहूंगा, वो अरविंद केजरीवाल को बाहर निकालने की थी या गठबंधन की ताकत दिखाने की? संविधान को बचाने की लड़ाई है ये। संविधान बचेगा तो केजरीवाल साहब बाहर आएंगे, सारी ईडी सीबीआई सुरक्षित तौर से अपना काम करेंगी, इनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, इनको वो काम बताया जाएगा संविधान के अंदर जिसकी इजाजत है। तो ये किसी एक मैसेज आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि कल तक जिसको आप बुरा कह रहे थे, आज उसी के साथ उसको अच्छा कह रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप, क्या टिप्पणी? अच्छा, हम तो बुरा कह रहे थे। भाजपा जो गाली बकती थी चौधरी चरण सिंह के बेटे को, अजीत सिंह जी जो कहते थे मर जाऊंगा कहीं भाजपा में नहीं जाऊंगा, उधर नीतीश कुमार ने कहा था दूसरा जन्म नहीं लूंगा तो नहीं जाऊंगा भाजपा में। आप ये उनसे सवाल पूछिए ना। देखिए, राजनीति में मतभेद होता, मनभेद नहीं होता। हमारी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म में जब देश को बचाने की बात होगी, हम सब साथ हैं और हम साथ रहेंगे। कब तक साथ रहेंगे? क्या था इलेक्शन तक? इलेक्शन के बाद फिर? हाँ, ये बात आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछते कभी जाके? सर, हम तो 38 दलों का जो कुंभा जोड़ के बैठे हैं, 38 दल। कौन सा 38 दल? तुम्हें खुद नहीं पता, मगर एक एक पार्टी के नेता। अब इन्होंने महाराष्ट्र से उनको लिया है ना, राज ठाकरे को अपनी पार्टी में, जिनके 2% वोट है। राज ठाकरे भी इनकी पार्टी में शामिल हो गए, जैन चौधरी जिनकी 2 सीटें, वो भी इनकी पार्टी में शामिल हो गए। हमारा तो जब तक संविधान लागू नहीं होगा हिंदुस्तान में सही तरीके से, और ये तानाशाही सरकार नहीं जाएगी, आवाम के मतलब की सरकार, गरीब किसान की सरकार नहीं आएगी, मजदूर पटरी वाले के बारे में नहीं सोचा जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी साफ कहते हैं गरीब को उसका हक दिलाया जाएगा। लेकिन दादी हलीम साहब, एक सवाल ये है कि मुसलमान, जहाँ तक के कोरोना और की बात रही, केजरीवाल ने कई सारे मुसलमानों को जो है अंदर करवाया है। मुसलमानों ने ये इल्जाम भी लगाया है। कोरोना मरकज जमात जो है हजरत निजामुद्दीन के, वहाँ पर जो है जमातियों के साथ जो सलूक किया गया वो जग जाहिर है। तो फिर ये दोहरा रवैया, दोहरा चेहरा क्यों? क्योंकि इंडिया अलायंस में शामिल हो गए तो सारे गुनाह उनके धुल गए। ये दोहरा रवैया क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मरकज का मैटर हुआ तो सबसे पहले विरोध मैंने किया था केजरीवाल साहब का। अभी तो आप ही कह रहे हैं। सुनिए, बात सुनिए ना, अब मेरी बात तो समझिए। मैंने सबसे पहले विरोध किया था, मेरी वीडियो सबसे ज्यादा चली थी, और मुझे थाने में यहाँ बुला के बिठाया भी गया था पूरे दिन के अंदर। क्या वजह रही? अब ये सवाल आप पूछिए आम आदमी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं,
कि उन्होंने अपनी पार्टी विरोध क्यों नहीं किया? उनसे क्यों किया जाए? सवाल आपसे। अच्छा, आप हमसे कर रहे हैं? क्योंकि आप फेवर कर रहे थे, आप अगेंस्ट है, फेवर में हमारा उनसे मतभेद था सही जायज बात को लेके। हमें उन्हें हम देखिए, हम विपक्ष हैं, हमारा फर्ज है कि हम हर गलती पे सत्ता पक्ष को चेताएं, उन्हें बताएं कि आप गलती कर रहे हैं। जायज बात जब होती, जब जो लोग जेलों में बने उनकी रिहाई हो चुकी होती है, वो लोग आज भी जेलों में सड़ रहे। दानिश सलीम साहब आज भी जेलों में सड़ रहे और उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं केजरीवाल को ठहराया गया है। लेकिन उसके बावजूद केजरीवाल जेल गए तो जो लोग विरोध कर रहे थे वही लोग सपोर्ट में उतर आए। ये दोहरा देखिए, हमारा काम है सत्ता पक्ष के खिलाफ उनसे सवाल करना। हमने अरविंद केजरीवाल साहब से भी सवाल किए, मरकज को लेकर सवाल किए, मौलाना साहब के ऊपर सवाल किए और हम उनके खिलाफ उस टाइम खड़े थे। आज जब देश को बचाने की बात है, आज जब संविधान को बचाने की बात है, और जो आप कह रहे हैं जो बच्चे जेलों में हैं, आप हमारी सरकार यदि फ्री ट्रायल होगा सब बाहर आएंगे। ये मान लिया जाए कि इंडिया अलायंस एक वॉशिंग मशीन है, वहाँ पर जो भी जाएगा धुल के निकल आएगा। वॉशिंग मशीन नहीं है। इंडिया अलायंस में मतभेद रहेंगे, यदि वो सत्ता पक्ष में रहेंगे तो उनसे सवाल जायज करेंगे। अच्छा, ये बताइए, उन्हें चेताएंगे। आप बार बार संविधान का नाम ले रहे हैं, संविधान कहाँ जा रहा है? संविधान कहाँ खराब हो रहा है? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। आपको दिख नहीं रहा? देखिए, एक जन नेता किसी को जेल में मारा जा रहा है, कोई पुलिस कस्टडी में मारा जा रहा है। देखिए, आतंकवादी हो चाहे क्रिमिनल हो, वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सरकार की जिम्मेदारी है फ्री ट्रायल। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मुल्क में जब संविधान था, महात्मा गांधी को मारने वाला गोडसे, जब उससे 3 गोली महात्मा गांधी की छाती में दागी, वहां हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता तैयार थे उसे जान से मारने के लिए, मगर नहीं, कांग्रेसी ने क्या कहा? फ्री ट्रायल होगा, ये मुल्क संविधान से चलेगा। नाथूराम गोडसे जैसे गद्दार को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया, मुकदमा चलाया गया संविधान के हिसाब से और उसको फांसी की सजा हुई। तो ये मुल्क संविधान से इसलिए चलेगा भाई साहब। अतीक अहमद को पुलिस कस्टडी में मार दो, किसी के बुलडोजर चला दो, किसी को जेल में जहर देके मार दो, ऐसे देश नहीं चलेगा। जहर देने की बात कही है, ये अभी तो सबूत नहीं हुआ है, ये साबित नहीं हुआ है, जांच अभी हो रही है। आप दूसरे तो आप बिगड़ साबित किए हुए ये कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मैं नहीं कह रहा, उन्होंने नहीं, 3 लोगों को उन्होंने सस्पेंड क्यों किया है? अगर जहर नहीं दिया तो जेल अधिकारियों को सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? आप अपनी बात पर टिके रहिए ना, मत करिए सस्पेंड। आप सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? केस को हशप करने के लिए माननीय कोर्ट में उनकी अर्जियां दर्ज हैं, 30 दिन पहले से अर्जी दर्ज है कि जेल देने की साजिश चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब संविधान प्रॉपर लागू होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की औकात नहीं है वो तानाशाही करके दिखा दे। ये मुल्क संविधान से चलेगा। ये गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद का मुल्क है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। बात जब आई गई है तो बात करेंगे कि आपकी नजरों में मुख्तार अंसारी, जिसे मीडिया कह रही है कि वो मतलब एक दबंग था और माफिया था, तो आपकी नजर में वो कैसा है? आप लोगों की नजर में क्या उसको बाकी में जहर दिया, क्यों दिया जहर, अगर आप कह रहे हैं? देखिए, ये तो जांच का विषय, जो उन्हें जहर दिया गया है ये जांच का विषय है और ये जांच जब भी होगी जब यहाँ पे आजाद प्रेस होगा, स्वतंत्र हमारी न्यायपालिका होगी, उसका इलाज जरूर होगा। आपकी नजर में कैसे? भाई, मेरी नजर में तो मैं मुख्तार अंसारी साहब को जितना मैं जानता हूँ, वो जनप्रतिनिधि थे, 6 बार इलेक्शन जीत के आए थे, जनता उन्हें वहाँ बहुत मानती है, गरीबों के मसीहा थे वहाँ पे वो, ऐसा वहाँ लोग कहते हैं। स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आते हैं, उनके नाना हिंदुस्तान आर्मी के हीरो थे, नौशेरा के शेर थे, ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जिनका मजारिया बटला हाउस में है, सगे नाना थे उनके, पाकिस्तान से लड़ते हुए शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान साहब, जो सगे नाना थे उनके, अंसारी साहब के। तो मैं उनको इस तरह से जानता हूँ, मगर मैं बहुत सारे लोगों को और भी जानता हूँ साहब, उनकी सुन लीजिए। मैं ब्रजेश सिंह के बारे में भी जानता हूँ, जिन पे 107 हत्या प्रकरण के मुकदमे हैं। जे हत्याकांड में बॉम्बे में दाऊद के लिए काम करते हुए अरुण गावली को भाई को मारने वाला ब्रजेश सिंह जो था, उसके सुभाष ठाकुर के साथ, वो आज भाजपा का माननीय सदस्य बने बैठा है, जिसकी दुश्मनी इनसे भी, मुख्तार अंसारी से भी चली। आप उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? आप ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बात क्यों नहीं करते? वो बदमाश, वो गुंडा जो दाऊद के लिए काम करता था, देश का दुश्मन दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, ये मीडिया बताता है ना, मैं उसी मीडिया को मैं बता रहा हूँ। 3 साल टाटा काटी इन लोगों ने, दाऊद के गुर्गे थे ये लोग। आज भाजपा से मेंबर पार्लियामेंट है, पहलवान बेटियों की इज्जतें लूटते हैं, इन पे मुकदमे कायम नहीं होते, इनके बारे में कोई बात नहीं करता। मगर मुख्तार अंसारी को लेके बहुत परेशान है। चली गई सर, ब्रिजभूषण की सीट चली गई ना। अरे सीट जाने से क्यों होता है? जेल में क्यों डालते? पॉस्को का मुकदमा जानते आप क्या होता है? 16 साल से छोटी बच्ची के साथ बलात्कार करने वाला पॉस्को का मुकदमा, जिसमें जमानत तक नहीं होती, वो उनके ऊपर लगा था। उन्हें जेल में क्यों नहीं डालते? उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलते?
और जबकि वो दाऊद इब्राहिम का आदमी था, देश का दुश्मन, ऐसा ही कहता ना मीडिया। तो देश के दुश्मन के साथ, चाहे वो सुभाष सिंह हो, चाहे वो ये हो बृजभूषण शरण सिंह, टाटा काटी दाऊद के लिए काम करते थे, आज भाजपा से माननीय सांसद बने बैठे हैं, वो बेटियों को रेप करते हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। बड़े अफसोस की बात है इस मुल्क का मीडिया हो एक तरफा चल रहा है और ये बहुत गलत बात है। देखिए माफिया माफिया है, हम माफिया के खिलाफ है, मगर एक तरफा कार्रवाई गलत है। रमजान में ही सबके नंबर आ रहे हैं, पहले शहाबुद्दीन, फिर उसके बाद जो अतीक अहमद पिछले रमजान में, इस रमजान में मुख्तार अंसारी, अब एक बड़ा चेहरा है मुसलमानों का जो लीडर है आजम खान। क्या लगता है आजम खान की भी जिंदगी खतरे में नजर आ रही है? देखिए ये तो आजम खान साहब बेचारे पहले से ही वो तो जेल के अंदर बंद पड़े हैं, और आप जो कह रहे हैं नंबर आ रहा है, ये बात गलत है, इस तरह ना कहें। ये कुर्बानियां हैं, ये काम आएंगी, आज नहीं कल। देखिए आज से पहले भी हुआ, अंग्रेजों के टाइम में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को भगा भगा के मारा गया, गोलियां मारी गई, मगर आज जब इतिहास लिखते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों का नाम इज्जत से लेते हैं, हम सर झुका के लेते हैं। आने वाला वक्त भी याद रखेगा इंशाल्लाह। सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए इस वक्त जिस तरीके के हालात दिख रहे हैं। देखिए ये तो आजम खान के वकील बताएंगे, वो एप्लीकेशन लगाए कोर्ट में। एक नेता है सुलझे हुए दिमाग के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को चाहिए उनके लिए कुछ करें, बड़े बड़े वकील उनके पास हैं। हम तो यही दुआ करेंगे कि वो अच्छे नेता है, बचे रहे, आगे हमारी कौम को आगे चल के वो लीड करें, हमारे बच्चे इनसे कुछ सीखे, आगे बढ़े। आखिर में एक सवाल आ रहा है, बस यही पूछना चाहेंगे, जब आप लोगों की सरकार आएगी, इंडिया अलायंस जीत जाएगी अगर भाजपा को हरा के, आप लोग क्या बदलाव करेंगे हिंदुस्तान के अंदर? क्या मतलब इस तरीके के लोगों को, मतलब जो संविधान की बात आप कर रहे हो, संविधान कैसे बचाएंगे आप लोग? देखिए राहुल गांधी जी ने अपनी स्पीच में साफ कहा है कि सबसे पहले वो अधिकारी जो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, ईडी, सीबीआई या जो भी डिपार्टमेंट के, वो ध्यान रखे कि सरकार बदलने के बाद रुख बदलेगा और वक्त उनके लिए भी आएगा, और जब संविधान लागू होगा तो एक तरफा कार्रवाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और आने वाला वक्त देखेगा जिन लोगों ने जुल्म किया है जेल के पीछे होंगे, सलाखों के पीछे। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनना, प्रधानमंत्री कोई बने, राहुल गांधी को इस मुल्क में इंसाफ लाना है, संविधान लाना है, और हम उनके साथ खड़े हैं।